हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कल्पाक्ष। आज है डे 47 और आज हम बात करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। चलिए आइए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कॉड लिवर ऑयल कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ विटामिन डी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज कॉड लिवर ऑयल ऑब्टेन्ड। कॉड लिवर ऑयल में विटामिन डी की उच्च मात्रा होती है। निम्नलिखित में से किस जानवर से कॉड लिवर ऑयल प्राप्त किया जाता है। नॉर्मली कॉड लिवर ऑयल को कई बार मछली का तेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा सीधा हो जाएगा वो का ऑप्शन बी, मछली या फिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following is a preservative used in preservation of fruits as jams and jellies? निम्नलिखित में से कौन सा एक परिरक्षक है जिसका उपयोग जैम और जेली के रूप में फलों के संरक्षण में किया जाता है। मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, विनेगर, शुगर, चीनी या सिरका। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, लगभग सभी का इस्तेमाल किस में किया जाता है, प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है। तो जिसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीन्स एंड पीज आर प्रेफरेबली ग्रोन इन द नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल बिकॉज बीन्स और मटर जो है वो नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगाना बेहतर होता है क्योंकि दे एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। वे मिट्टी से अधिकांश नाइट्रोजन अवशोषित कर लेते हैं। वे फलीदार पौधे हैं। दे आर लेगुमिनस प्लांट्स। दे हैव राइजोबियम इन रूट नोडल्स व्हिच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो कई बार जो हमारे बीन्स हैं, पीज हैं, इन्हें ग्रीन मैन्योर भी कहा जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली ये क्या करते हैं, इनके जो गांठ है उनमें राइजोबियम पाया जाता है जो कि क्या करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर सकता है। तो जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो हो जाएगा सही। सेकंड दिया हुआ है, ये फलीदार पौधे हैं, लेग्यूमिनस पौधे हैं, बिल्कुल ये सही है। दे एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। ये सॉइल से एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, सॉइल में और ज्यादा क्या राइजोबियम की मदद से नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हो जाएगा रॉन्ग, सेकंड एंड थर्ड आर राइट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 and 3 आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दे आर ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, नॉर्मली ग्रीन प्लांट्स की बात करते हैं, हरे पौधे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स डज नॉट रिक्वायर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। निम्नलिखित में से किस फसल को नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती। व्हीट, मिलेट, बीन्स, पैडी। गेहूं, बाजरा, सेम और धान। नॉर्मली हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही बात की थी कि बीन्स जो है हमारे वो क्या कर लेते हैं, राइजोबियम उनमें रूट्स में पाया जाता है, इसके वजह से वो क्या कर लेते हैं, अपने लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेते हैं। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीन्स इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of one of the following pair is incorrect? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। गेहूं का जंग, रस्ट ऑफ व्हीट, फंगाई। बी, साइट्रस कैंकर बैक्टीरिया। सी, येलो वेन मोजेक वायरस। डी, एस्परगिलोस बैक्टीरिया। ठीक है, गेहूं का जंग कवक, साइट्रस कैंकर जीवाणु, पीली सिरा मोजेक विषाणु और एस्परगिलोस जीवाणु। नॉर्मली जो हमारा एस्परगिलस है वो एक्चुअली पे क्या होता है, एक प्रकार का फंगस होता है, ना कि जीवाणु से होता है ये। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो इनकरेक्ट के रूप में देखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, The process of loosening and turning the soil is called। मिट्टी को ढीला करने और पलटने की प्रक्रिया को कहा जाता है। जो प्लॉइंग है उसे क्या होगा, नॉर्मली ए प्लॉइंग, बी लेवलिंग, सी मैन्योरिंग या ऑल ऑफ दी अबव। मुख्यतः जो है हमारा मिट्टी को ढीला करना और पलटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है, प्लॉइंग कहलाती है। तो जिसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जुताई या ए प्लॉइंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one among the following is useful microorganism? निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयोगी सूक्ष्म जीव है। साल्मोनेला टाइफी, नेक्स्ट राइजोबियम, थर्ड लैक्टोबैसिलस और फोर्थ राइनोवायरस। साल्मोनेला टाइफी, इससे मुख्यतः क्या होता है, हमें टाइफाइड होता है, तो ये उपयोगी सूक्ष्म जीव तो नहीं है। उसके अलावा राइजोबियम किस में हेल्प करता है, हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, तो ये क्या है, एक प्रकार से यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उसके अलावा थर्ड हम देखते हैं लैक्टोबैसिलस, जो दूध से दही बनाया जाता है, तो उसमें लैक्टोबैसिलस का रोल रहता है। ठीक है, तो जो हमारा थर्ड है वो भी सही होगा। उसके अलावा फोर्थ राइनोवायरस। ठीक है, तो जिसका आंसर हो जाएगा मेनली वो क्या हो जाएगा, 2 and 3। ठीक है, राइजोबियम एंड लैक्टोबैसिलस आर दी यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which leaves are used to protect stored grains for insects and microorganism? भंडारित अनाज को कीटों और सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए किन पत्तियों का उपयोग किया जाता है। आम, पीपल, केले या नीम। ठीक है, मैंगो, पीपल, बनाना है, तो इसमें और नीम। तो मुख्यतः हम किसका यूज करते हैं, नीम के पत्तों का उपयोग करते हैं, नीम लीव्स का यूज करते हैं, क्या हमारे ग्रेन्स को इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Consider the following statement in the context of microorganism and disease caused by them। सूक्ष्म जीवों और उनके कारण होने वाली बीमारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चिकन पॉक्स एंड हेपेटाइटिस ए आर कॉज्ड बाय वायरस। चिकन पॉक्स और जो हेपेटाइटिस ए है वो वायरस के कारण होता है। बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट है वो हो जाएगा हमारा सही। जो चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस है वो किससे, वायरस से ही होता है। नेक्स्ट, टाइफाइड एंड मीजल्स आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया।
टाइफाइड और खसरा बैक्टीरिया के कारण होता है। टाइफाइड तो हमारा बैक्टीरिया या जीवाणु के कारण होता है, लेकिन जो मीजल्स है वो किसके कारण होते हैं, वो वायरस के कारण होते हैं। तो जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, डायरिया एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। ठीक है, तो डायरिया और जो मलेरिया वो प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो हो जाएगा सही और फर्स्ट सही हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि मीजल्स जो है वो बैक्टीरिया के कारण नहीं होता। तो जिसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। ठीक है, 1 and 3 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, the amount of heat required to change one form of metals to other without changing the temperature is called। तापमान में परिवर्तन किए बिना पदार्थ के एक रूप में दूसरे रूप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहा जाता है। लेटेंट हीट, फ्यूजन, सब्लिमेशन या इवेपोरेशन। गुप्त ऊष्मा, संलयन, ऊर्ध्वपातन या वाष्पीकरण। तो मुख्यतः इस प्रकार की ऊष्मा को क्या बोला जाता है, जो हमारी हीट होती है उसे बोला जाता है लेटेंट हीट। ठीक है, वो आपने आसपास के जो क्या है एनवायरमेंट है उससे क्या करते हैं, हीट को अब्सॉर्ब करते हैं और उसके बाद अपना क्या कर लेते हैं। ठीक है, मतलब जो टेम्परेचर है वो आसपास का टेम्परेचर इस प्रकार से उनका टेम्परेचर चेंज नहीं होने की वजह से जो हमारा एनवायरमेंट है उसका चेंज होता है। ठीक है, जैसे इसका हम उदाहरण ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जो हमारा मटका होता है, घड़ा होता है, ठीक है, जहां पर पानी ठंडा होता है तो उसमें लेटेंट हीट का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज कॉल्ड। पानी के अणुओं के बीच आकर्षण बल को कहते हैं एडहेशन, कोहेशन, अट्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन। आसंजन, ससंजन, आकर्षण और अवशोषण। तो मुख्यतः इसे बोला जाता है क्या, ससंजन बल या कोहेशन फोर्स हमारा बोला जाता है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसके बीच में, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक ही टाइप के जो हमारे मॉलिक्यूल्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग, एल्गी, स्पाइरोगेरा, प्रोटोजोआ, क्लाइमोडोमोनास, ठीक है, फंगाई, राइजोपस। निम्नलिखित में से शैवाल, स्पाइरोगायरा, प्रोटोजोआ, क्लाइमोडोमोनास, ठीक है, और कवक, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड। ठीक, ऊपर दिए युग्मों से कौन से सही सुमेलित है। ठीक है, तो मुख्यतः इस पे बात करें तो जो हमारा क्लाइमोडोमोनास है, ठीक है, वो मुख्यतः क्या है, वो प्रोटोजोआ का नहीं होता है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट हो जाएंगे हमारा फर्स्ट और जो थर्ड है ये तीनों ही मैच सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 and 3 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following microorganism is required to turn milk into curd? दूध को दही बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है? तो मुख्यतः हमने पहले भी बात की थी, लैक्टोबैसिलस का यूज किया जाता है और वो क्या होते हैं, हमारे बैक्टीरिया होते हैं। तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैक्टीरिया इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is produced by yeast through respiration when it is mixed with food items? खाद्य पदार्थों के साथ मिश्रित होने पर यीस्ट श्वसन के माध्यम से निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न करता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या नन ऑफ दीज। तो मुख्यतः क्या उत्पन्न किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन बी, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ईस्ट के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न किया जाता है। ग्लूकोज को तोड़ने के बाद इनके द्वारा एक गैस जो निकाली जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 आर चूज द करेक्ट। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, कॉलम 1 और कॉलम 2 में, ठीक है, मैचिंग करनी है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा जो पहला दिया हुआ है, ठीक है, फर्मेंटेशन। जो फर्मेंटेशन है वो किसके द्वारा लाया गया था, लुईस पास्चर के द्वारा लाया गया था। तो जिसका ए हो जाएगा, ठीक है, हम अपन वहां पर क्या देखते हैं, ए का 3 हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, मुख्यतः अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, तो जिसका नेक्स्ट हो जाएगा बी, वो हो जाएगा 4। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये ऑप्शन सी और डी जो है वो नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, हमने पहला देखा 3 और 4। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है क्या, वैक्सीन्स ऑफ मीजल्स। ठीक है, वैक्सीन्स और मीजल्स जो है, खसरे का जो टीका है वो किसके द्वारा लाया गया था, वो लाया गया था एडवर्ड जेनर द्वारा लाया गया था। ठीक है, जो थर्ड का हो जाएगा हमारा सी का हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो सीधा सीधा यहाँ पर आंसर जो बन रहा है वो क्या बनेगा, 3, 4, 2, 1। अगला में जाने की जरूरत नहीं, ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, डिजीज और डिजीज कैरियर। ठीक है, निम्नलिखित रोगों पर, जोड़ों पर विचार कीजिए। कॉलेरा, हाउस फ्लाई। कॉलेरा जो है वो किससे होता है, मुख्यतः हाउस फ्लाई से होता है, ढंग से मेल खाता है। नेक्स्ट मलेरिया, फीमेल एडीज मॉस्किटो। जो हैजा है वो किससे होता है, घरेलू मक्खी से होता है। ठीक है, ये जो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा वो करेक्ट। उसके बाद मलेरिया, मादा एडीज मच्छर। नहीं, जो हमारा मलेरिया वो मुख्यतः किससे होता है, मादा एनाफिलीज से होता है। जो हमारा सेकंड हो जाएगा वो तो गलत हो जाएगा। थर्ड, डेंगू, फीमेल एनाफिलीज। ठीक है, तो डेंगू मेनली होता है क्या, एडीज इजिप्टी से होता है। ठीक है, तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो जिसका एक ही ऑप्शन, एक ही जो हमारा स्टेटमेंट है वो सही है, और वो कौन सा है, केवल एक, ओनली 1। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, प्लांट डिजीज
कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पौधों की बीमारी और उसके कारक जो सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है। पहला लेमन कैंकर बैक्टीरिया, जो नींबू कैंकर है वो बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। गेहूं की जंग कवक से होती है, ये हमने पीछे भी देखा था, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। थर्ड, भिंडी का पीला पड़ना होगा क्या होता है, वायरस की वजह से होता है। तो जो तीनों ही स्टेटमेंट है वो सही है, तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फूड प्रिजर्वेटिव्स। खाद्य परिरक्षकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव। सोडियम बेंजोएट और जो सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है वो आम खाद्य परिरक्षक है। बिल्कुल ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट, साल्ट, शुगर, एडिबल ऑयल एंड विनेगर आर यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव्स। जो नमक है, चीनी, खाद्य तेल और सिरका का उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में भी किया जाता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हो जाएंगे हमारे सही, तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एंड 2, बोथ 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पेस्चराइज्ड मिल्क। पाश्चरीकृत दूध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पेस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग बिकॉज इट इज फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बिल्कुल यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है फर्स्ट, वो क्या होगा, सही है, करेक्ट है कि जो ये मिल्क होता है पेस्चराइज्ड मिल्क, उसमें वो क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार दिया जाता है, तो उसके बाद ये फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू पेस्चराइज द मिल्क इट इज फर्स्ट हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 20 minutes and then cooled rapidly and packed। ठीक है, दूध को जो पाश्चरीकृत करने के लिए इससे पहले क्या किया जाता है, 15 से 20 मिनट के लिए 70 डिग्री सेल्सियस में तापमान पर गर्म किया जाता है और फिर तेजी से ठंडा किया जाता है। तो नहीं, 70 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर सही है, तेजी से ठंडा करना सही है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा 15 से 20 मिनट है, इसे 15 से 20 मिनट नहीं, ठीक है, सिर्फ लगभग 30 सेकेंड 30 to 40 सेकेंड के लिए क्या किया जाता है, 70 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा हो जाएगा इनकरेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट बस सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 ओनली। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following statement is not correct in regard to nitrogen cycle? नाइट्रोजन चक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, यहाँ पर जो बोला गया है नहीं है। चलिए देखते हैं। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट टू नाइट्रोजन कंपाउंड्स टू बी यूज्ड बाय द प्लांट्स। ठीक है, ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये तो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय देम एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। पौधों पर भोजन करने वाले जानवरों को उनके द्वारा संश्लेषित प्रोटीन और अन्य नाइट्रोजन यौगिक मिलते हैं। ठीक है, ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये भी सही है। When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compounds to be used by plants again। जब पौधे और जानवर मर जाते हैं तो मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया और कवक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देता है, जिनका उपयोग पौधे फिर से कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये भी सही होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस व्हिच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। कुछ अन्य बैक्टीरिया उनमें से कुछ हिस्से को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं जो वायुमंडल में वापस चला जाता है। तो मुख्यतः नाइट्रोजन साइकिल में ये जो सर्टेन कुछ बैक्टीरिया से उनकी बात की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत। तो एक्चुअल पे जो आंसर है वो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर विचार करें। कॉटन, पीईटी और प्लास्टिक, विच ऑफ द अबव इज और आर एग्जांपल ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स। उपयुक्त में से कौन से प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण है? तो मुख्यतः हमें जो प्राकृतिक दिखाई देता है वो कौन सा है, सिर्फ कपास है। उसके अलावा ये सभी आर्टिफिशियल पीईटी और प्लास्टिक बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द आइटम्स कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड। कॉलम 1 और आइटम 2 कॉलम 2 को मिलाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें जो हमारा कॉलम 1 है उसमें दिया हुआ है रेयन। ठीक है, रेयन क्या है, रेयन एक प्रकार का क्या है था हमारा, ठीक है, एक प्रकार से ये हमारा पॉलिस्टर होता है। 2 मिनट। ठीक है, जो हमारा क्या होता है रेयन। अच्छा ठीक है, रेयन की अगर हम बात करें तो रेयन का है एक प्रकार का सिंथेटिक सिल्क होता है। ठीक है, सिंथेटिक सिल्क के रूप में देखा जाता है। तो जो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, उसके अगर हम देखें तो इसका क्या होगा, इस प्रकार एक प्रकार का सिंथेटिक सिल्क कहा जाता है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट है बी, नायलॉन। नायलॉन जो है हमारा वो क्या है, एक प्रकार से कोल से बना होता है। ठीक है, बी की हम बात करें तो यहां पर किससे बना होता है, ये मेनली कोल से बना होता है। नेक्स्ट
सी जो हो गया टेरेलिन, यहां पर अगर हम ऑप्शंस देखें, पहले में 2 है, दूसरे में 1 है, ठीक है, 3 4 4 3 2 1 और 1 2, तो सीधा जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर भी उसके आगे हम देख लेते हैं, तो जो हमारा टेरिलिन है, टेरिलिन मेनली किसका होता है, ये पॉलिस्टर का बना होता है, ठीक है, और डी जो हमारा रहता है वो एक्रेलिक, इसका उपयोग ऊन, स्वेटर और शॉल बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 2 1 3 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, uniforms of firemen have a coating to make them flame resistant, which of the following is used to make that coat? फायरमैन की वर्दी पर एक कोटिंग होती है जो उसे आग प्रतिरोधी बनाती है, उस कोट को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो हमारे फायरमैन होते हैं उनकी यूनिफॉर्म में ऐसा किस प्रकार की कोटिंग होती है जो उन्हें फायर रेजिस्टेंस के रूप में देखती है, ठीक है, फायर रेजिस्टेंस में पाया जाता है। तो मेनली इसमें ऑप्शन जो हुए हैं मेलामाइन, बेकेलाइट, पॉलिस्टर या टेफ्लॉन, तो मेनली ये किसका बना होता है, मेलामाइन का बना होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following metals remains in liquid state at room temperature? निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? सोडियम, मरकरी, पोटेशियम, ऑल ऑफ दी अबव, सोडियम, पारा, पोटेशियम या उपरोक्त तो सभी। तो मेनली हम जानते हैं जो हम थर्मामीटर यूज करते हैं उसमें क्या होता है, मरकरी होता है, तो रूम टेम्परेचर पर मुख्यतः जो हमारा पारा है, ऑप्शन बी जो है पारा क्या होता है, द्रव अवस्था में लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, if copper utensils are exposed to moist air for a long time, they develop a green layer over them. Which of the following is that green substance? यदि तांबे के बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहते हैं तो उन पर एक हरे रंग की परत बन जाती है। निम्नलिखित में से वह हरा पदार्थ कौन सा होता है? तो ये जो मुख्यतः बना होता है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड का बना होता है और कॉपर कार्बोनेट का बना होता है। तो ये मिक्सचर होता है किसका, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, Which of the following is a highly reactive metal which catches fire when exposed to air? निम्नलिखित में से कौन सी अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु है जो हवा के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेती है? फास्फोरस, सोडियम, आयोडीन या ब्रोमीन? तो मुख्यतः जो हमारा सोडियम होता है बहुत जल्दी क्या करता है, हवा के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है, ठीक है। तो मेनली हाईली रिएक्टिव मेटल के रूप में ये देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम दी सिंथेटिक पॉलीमर दैट रिजेंबल्स लाइक नेचुरल रबर। उस सिंथेटिक बाहुलक का नाम बताइए जो प्राकृतिक रबर जैसा दिखता है। तो मुख्यतः हम देखते हैं जो हमारा ये प्राकृतिक रबर के रूप में दिखाई देता है वो कौन सा होता है, पॉलीप्रोपिन, नियोप्रोपिन, नायलॉन या क्लोरोप्रीन? तो मुख्यतः जो हमारा नियोप्रीन होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, एक प्रकार का सिंथेटिक पॉलीमर के रूप में दिखाई देता है, ठीक है, प्राकृतिक रबर जैसा दिखाई देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है, नेम द पॉलीमर दैट कैन हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उस बहुलक का नाम बताइए जिसमें मजबूत अंतर आणविक बल हो सकते हैं। तो मुख्यतः हमने पीछे भी बात की थी, एक प्रकार का बहुत ज्यादा क्या कड़ा होता है ये, ठीक है, जिसमें स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं। तो मुख्यतः किसमें पाए जाते हैं, आपको ये पॉलिस्टर में दिखाई देंगे। तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पॉलिस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Aluminium is used for making cooking utensils. Which of the following properties of aluminium are responsible for the same? एल्यूमिनियम का उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। एल्यूमिनियम के निम्नलिखित में से कौन से गुण इसके लिए जिम्मेदार हैं? गुड थर्मल कंडक्टिविटी, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी या हाई मेल्टिंग पॉइंट? अच्छी तापीय चालकता, क्योंकि मुख्यतः इसकी जो तापीय चालकता होती है वो अच्छी होती है, इसलिए इसे खाना बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। विद्युत चालकता से इसका कोई लेना देना नहीं है मुख्यतः, ठीक है। तन्यता या डक्टिलिटी, इसका फैलने से इसका ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है उच्च गलनांक, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये जल्दी गलते नहीं है, ठीक है, इसके लिए क्या बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो ऐसे में ये जो हमारा फर्स्ट और फोर्थ है वो हो जाएंगे सही। तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 and 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी? निम्नलिखित में से कौन सी घटती प्रतिक्रियाशील का सही क्रम है, ठीक है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस या आयरन बोलते हैं। मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, फेरस, ठीक है। एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस और मैग्नीशियम, फेरस, जिंक और एल्यूमिनियम। तो मुख्यतः जो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होती है वो मैग्नीशियम की होती है, उसके बाद एल्यूमिनियम की होती है, उसके बाद जिंक और उसके बाद फेरस या आयरन की होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट ऑयल वेल ऑफ द वर्ल्ड ड्रिल्ड? ठीक है, दुनिया का पहला
तेल कुआं कहां खोदा गया था, तो हम मुख्यतः ये देखते हैं कहां पर हमें मिलता है, पेंसिल्वेनिया। ये प्योरली स्टैटिक क्वेश्चन है जो हमारा, ठीक है, पेंसिल्वेनिया में पहला तेल का कुआं खोला गया था। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेथलीन बॉल्स यूज्ड टू कॉम्बैट मॉस एंड अदर पेस्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। पतंगों और अन्य कीटों से निपटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो नेफ्थलीन बॉल्स है, निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है? कोक, कोल तार, कोल गैस या सीएनजी। तो मुख्यतः हम ये देखते हैं हमारा नेफ्था और उसके बाद हमारा बनता है क्या? कोल तार। तो मुख्यतः ये किससे बना होता है? कोल तार। ऑप्शन बी जो हमारा आंसर है उससे बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंबशन एंड इग्निशन टेम्परेचर। दहन और प्रज्वलन तापमान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन ऑफ मटेरियल्स, हीट एंड लाइट आर गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। ठीक है, तो मुख्यतः हाँ, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है किस लिए? ताकि क्या किया जा सके, किसी भी पदार्थ को जलाया जा सके, और उसमें क्या निकलता है? एक प्रकार से तापमान प्रज्वलित होता है, ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे उसका प्रज्वलन तापमान कहा जाता है। बिल्कुल, यहाँ पर जो ये सेकंड स्टेटमेंट है जो कि इग्निशन टेम्परेचर की डेफिनेशन देता है वो राइट हो जाएगी कि जो लोएस्ट टेम्परेचर चाहिए होता है आग पकड़ने के लिए। नेक्स्ट, द कंबशन ऑफ फास्फोरस ऑकर्स एट रूम टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। फास्फोरस का दहन कमरे के तापमान पर हवा की उपस्थिति में भी हो सकता है। तो बिल्कुल जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो फास्फोरस भी क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ एयर में क्या होता है? वो जलाया जा सकता है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे क्या है? सही है। यहाँ पर पूछा गया है कौन से सही है, तो तीनों ही सही है। 1 2 3, ठीक है, 1 2 एंड 3 इज दी राइट आंसर। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेफ्टी मैचेस। सुरक्षा मैचेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अ मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट इज अप्लाइड ऑन द हेड्स ऑफ मैच स्टिक। जो हमारी मैचेस होती है उसमें एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट का मिश्रण लगाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल जो हमारा स्टेटमेंट है वो हो जाएगा करेक्ट। जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। यहाँ पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, द रबिंग सरफेस हैज पाउडर्ड ग्लास एंड अ लिटिल व्हाइट फास्फोरस। रगड़ने की सतह पर कांच का चूर्ण और थोड़ा सफेद फास्फोरस यूज होता है। तो यहाँ पर व्हाइट फास्फोरस नहीं यूज किया जाता है, यहाँ पर रेड फास्फोरस यूज किया जाता है। तो जो हमारा स्टेटमेंट है ये सेकंड वो हो जाएगा इनकरेक्ट। यहाँ पर पूछा क्या गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट बस सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, The job of a fire extinguisher is to cut off the supply of air or to bring down the temperature of the fuel or both. Consider the following statement in the context of cutting off the supply of air. अग्निशामक यंत्र का काम हवा की आपूर्ति को काटना या ईंधन का तापमान कम करना या दोनों है। हवा की आपूर्ति को काटने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। Water vapors form due to water being poured in the flame surrounded the combustible material helping in cutting off the supply of air. लौ पर पानी डालने के कारण बनने वाली जो जल वाष्प होती है वो दहनशील पदार्थ को घेर लेते हैं, जिससे हवा की आपूर्ति को काटने में मदद मिलती है। तो मुख्यतः वही है, जब हम क्या यूज कर रहे हैं? पानी का उपयोग कर रहे हैं, तो ऐसे में उससे वाटर वेपर बनते हैं जो उसे घेर लेते हैं और उसकी वजह से ऑक्सीजन यहाँ तक नहीं पहुंच पाती और जिससे क्या होता है, जो हमारी आग है वो रुक जाती है। जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है? CO2 being heavier than oxygen covers the fire like a blanket. Since the contact between the fuel and oxygen is cut off, the fire is controlled. CO2 जो ऑक्सीजन से भारी होने के कारण आग को कंबल की तरह ढक लेती है। क्योंकि ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क कट जाता है, इसलिए आग पर काबू पाया जा सकता है। क्योंकि ऑक्सीजन को क्या कर लेता है? ये ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा? आग बंद हो जाएगी, आग रुक जाएगी। ठीक है, तो ये जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो भी सही हो जाएगा। दोनों ही सही है। तो इसमें पूछा गया है कौन से सही है? ऑप्शन सी 1 and 2 बोथ। ठीक है, दोनों ही आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग कैंडल फ्लेम्स। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा मोमबत्ती की लपटों के संबंध में सही है? अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन्स ऑफ द फ्लेम। बिना जले कार्बन कण लौ के चमकदार क्षेत्र में मौजूद होते हैं। तो जो हमारा स्टेटमेंट है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारे अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं? ल्यूमिनस जोन में प्रेजेंट होते हैं फ्लेम के। ठीक है, नेक्स्ट, द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज अ हाईएस्ट टेम्परेचर। लौ के गैर चमकदार क्षेत्र का तापमान सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो भी सही हो जाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ फ्यूल्स प्रोड्यूस द पॉइजनस गैस कार्बन डाइऑक्साइड। ईंधन के अधूरे दहन से जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। तो मुख्यतः अगर अधूरा दहन होता है तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ठीक है, तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो हो जाएगा इनकरेक्ट। नेक्स्ट, एक्सेसिव प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग। अगर पर्यावरण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे क्या होगा, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होता है, तो जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन मिक्स विद रेन रिजल्ट्स इन एसिड रेन। इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। जो हमारे सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं वो इस एसिड रेन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो भी हो जाएगा ठीक करेक्ट। तो यहां पर पूछा गया है क्या है, कौन से सही है, तो 2 और 3, ठीक है, केवल 2 और 3, ओनली 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यहां पर कथन और कारण दिए हुए हैं, असोसिएशन रीजन दिए हुए हैं। इन इंडिया 98% ऑफ द कोल इज फाउंड इन गोंडवाना रॉक्स ऑफ मोरन रीजन। भारत में जो 98% कोयला मोरन क्षेत्र के की गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है, वो जो हमारा कथन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट, द मेन रीजन ऑफ गोंडवाना रॉक्स आर फाउंड इन वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड उड़ीसा। गोंडवाना की जो चट्टाने हैं वो मुख्य क्षेत्र पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में पाए जाते हैं। ये भी सही है। जो हमारा गोंडवाना की चट्टाने वो सबसे ज्यादा कहां पर मुख्यतः दिखाई देती है हमें, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में और उड़ीसा में। तो मुख्यतः जो हमारा अभिकथन और जो कारण है दोनों ही सही है और बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है रीजन। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैसेस। बायोगैस का प्रमुख घटक क्या, हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी मुख्यतः, ठीक है, कि बायोगैस हम किस प्रकार से बनाते हैं और उसमें से कौन सी गैस निकलती है, मुख्यतः मीथेन गैस निकलती है। तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीथेन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच, कार्बनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, मतलब कार्बन बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, डेड वेजिटेशन कन्वर्ट इनटू कोल, मृत वनस्पति कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। डेड मैराइन ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट इनटू पेट्रोलियम, मृत जो समुद्री जीव है पेट्रोलियम में परिवर्तित हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट इनटू कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन में परिवर्तित हो जाती है, या डी नन ऑफ दिस। तो मुख्यतः जो हमारा डेड वेजिटेशन है, जहां पर हम समुद्री वनस्पति की जिस बात करते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोयले में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसे ही हम कार्बनीकरण बोल देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following statement is not correct about deforestation? वनों की कटाई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें जो क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, होल्ड ऑन, यहां पर कौन सा सही नहीं है। वनों की कटाई से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, तो बिल्कुल हाँ, अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा अर्थ का। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भूजल स्तर कम हो जाता है, ग्राउंड वाटर लेवल गेट्स लोवर्ड, बिल्कुल ये भी सही है। द सॉइल प्रॉपर्टीज रिमेन अनअफेक्टेड, मिट्टी के गुण अप्रभावित रहते हैं। और डी दिया हुआ है, दी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज लोवर्ड, मिट्टी की जल धारण क्षमता कम हो जाती है। तो बिल्कुल मिट्टी की जो जल धारण क्षमता होती है वो कम हो जाती है। इसका मतलब है कि प्रभाव तो डिफॉरेस्टेशन का मिट्टी पर पड़ता है। तो सीधा सीधा यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिट्टी के जो गुण है वो प्रभावित होते हैं, ना कि अप्रभावित। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है, ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही नहीं है, क्योंकि मुख्यतः जो हमारी सॉइल प्रॉपर्टीज होती है वो अफेक्ट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, The plants and animals found in a particular area are termed flora and fauna of that area. किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जो पौधे और जानवर हैं उस क्षेत्र के वनस्पति और जीव कहे जाते हैं। ठीक, फ्लोरा और फौना कहा जाते हैं। तो जो हमारा स्टेटमेंट है वो जाएगा सही। एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। जो स्थानिक प्रजातियां होती हैं पौधों और जानवरों की, वे प्रजातियां हैं जो विशेष रूप से किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, तो जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो भी हो जाएगा सही। यहाँ पर जो स्थानिक प्रजातियां वो किन्हें बोला जाता है, जो किसी विशेष क्षेत्र पर बहुत ज्यादा पाई जा रही है, विशेष रूप से पाई जा रही है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से सही है, तो दोनों ही सही है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर, बोथ 1 and 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, To protect the flora, fauna and their habitat, certain protected areas have been marked. वनस्पतियों, जीवों और उनके आवास की रक्षा के लिए कुछ संरक्षित क्षेत्रों को चिन्हित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र सही ढंग से मेल खाता है। सेंचुरीज,
प्लेसेस वेयर किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। जो अभ्यारण्य है वो स्थान है जहां पर जानवरों को मारना या पकड़ना सख्त वर्जित है। ठीक है, तो बिल्कुल ये जो हमारा स्टेटमेंट है सही होगा। सेंचुरीज जो है वो क्या है, एक प्रकार से जहां पर क्या जानवरों को मारना और पकड़ना सख्त वर्जित होता है। नेशनल पार्क प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर द वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन लीव फ्रीली एंड यूटिलाइज द नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो वन्य जीवों के लिए संरक्षित क्षेत्र है जहां स्वतंत्र रूप से वो रह सकते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व, द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म अलोंग विद द कल्चर जनरली फाउंड इन एन एरिया। बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आमतौर पर क्या होते हैं, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की विविधता को बनाए रखने में मदद करते हैं। साथ में वहां पर जो कल्चर पाया जाता है उसे भी क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो भी हो जाएगा सही। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ 1 नेशनल पार्क नेम्ड पेंच एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कॉल्ड बोरी एंड पचमढ़ी। जो यहाँ पर दिया हुआ है पहला कि जो हमारा पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें क्या क्या आता है, ठीक है, एक राष्ट्रीय उद्यान आता है, ठीक है, पेंच, यहाँ पर पेंच नहीं आता है, ठीक है। मुख्यतः यहाँ पर जो हमारा नेशनल पार्क है वो कौन सा होगा, सतपुड़ा नेशनल पार्क होगा। उसके अलावा जो 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, बोरी एंड पचमढ़ी। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पेंच नहीं होता है। कौन सा नेशनल पार्क है, मुख्यतः सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, बाइसन, इंडियन जायंट स्क्वेरल एंड फ्लाइंग स्क्वेरल आर दी एंडेमिक फौना ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। जो बाइसन भारतीय विशाल गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के स्थानिक जीव हैं। सेकंड जो हमारा स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, रॉक शेल्टर्स आर आल्सो फाउंड इनसाइड दी सतपुड़ा नेशनल पार्क। दीज आर दी प्री हिस्टोरिक एविडेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन दीज जंगल्स। ठीक है, दे गिव अस एन आइडिया ऑफ लाइफ ऑफ द प्रिमिटिव पीपल। यहाँ पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में क्या रॉक शेल्टर भी पाए जाते हैं जो मानव जीवन के प्रागैतिहासिक साक्ष्य हैं, ठीक है, और इन्हें आदिम लोगों के जीवन का एक विचार भी देते हैं। जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट सही है। पूछा क्या गया है कौन से सही है, तो 2 और 3 ठीक है, केवल 2 और 3 जो है वो हमारे सही है। बी इज दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following statement are correct regarding the रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है। तो इसके बारे में हमने पहले भी आपने क्वेश्चंस अगर लगाए हैं तो वहां पे आपने देखा होगा जो रेड डाटा बुक है वो किससे संबंधित है, लुप्त प्राय या जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, संवेदनशील स्पीसीज हैं उनसे संबंधित है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यह एक ऐसी पुस्तक है जो किसी क्षेत्र के सभी स्थानिक प्रजातियों का रिकॉर्ड करती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा इनकरेक्ट। नेक्स्ट, इट इज अ बुक वेयर द रिकॉर्ड्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेंटेन्ड। यह एक ऐसी पुस्तक है जहां बायोस्फीयर रिजर्व के रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। ये हमारा भी स्टेटमेंट हो जाएगा इनकरेक्ट। इट इज अ बुक व्हिच मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑल द एंडेंजर्ड स्पीसीज। यह ऐसी पुस्तक है जो लुप्त प्राय प्रजातियों के रिकॉर्ड बनाए रखती है। तो ये जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो जाएगा सही। तो इसका आंसर जो जाएगा ऑप्शन सी, ओनली 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is are part of the ecosystem। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का इकोसिस्टम के पार्ट है, हिस्सा है। ठीक है, सभी पेड़ पौधे, ठीक है, सभी जीव जंतु और सूक्ष्म जीव, उसके अलावा निर्जीव घटक, ठीक है, तीनों ही क्या है वो पारिस्थितिकी तंत्र के भाग है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following statement is related to the ex situ conservation। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ex situ संरक्षण से संबंधित है। हमने बात की थी इन situ और ex situ। जो हमारा इन situ है वो नेचुरल हैबिटेट बनाते हैं और वहां पर उनका संरक्षण किया जाता है, उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाता है। जबकि जो हमारे ex situ है उसके लिए आर्टिफिशियल क्या बनाए जाते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए जाते हैं, जैसे कि हमारे जूस हो गए, बोटानिकल गार्डन्स हो गए। तो देखते हैं कौन सा आएगा यहाँ पर। ठीक है, एस्टेब्लिश प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क विद एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, कॉरिडोर्स टू लिंक फ्रेगमेंट्स, रिस्टोर डिग्रेडेड हैबिटेट्स within and outside, establish botanical and zoological garden conservation stands, bank of germ plasma, pollen, seed seedings, टिश्यू कल्चर, जीन एंड डीएनए एक्सेट्रा। जो वनस्पति और प्राणी उद्यान संरक्षण स्टैंड है, जल प्लाज्मा, पराग, बीज, अंकुर, उत्तक संवर्धन, जीन और डीएनए आदि के बैंक स्थापित किए जाते हैं। तो हमने एक्स सितु की बात की, क्या है, एक प्रकार के हमारे आर्टिफिशियल क्या होते हैं, नेचुरल प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, बोटेनिकल और जूलॉजिकल गार्डन के रूप में इसे देखा जाता है, जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व। ठीक है, तो मुख्यतः कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। हमने इसके पहले बात की थी 22 मार्च की, और उसके अलावा हमने बात की थी 22 अप्रैल की। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 22 मार्च और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता की सही परिभाषा दी है। दुनिया में या किसी विशेष आवास में पौधों और जानवरों
के जीवन की विविधता जिसका उच्च स्तर आमतौर पर महत्वपूर्ण और वांछनीय माना जाता है। द वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ इन द वर्ल्ड और इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट, अ हाई लेवल ऑफ द व्हिच इज यूजुअली कंसीडर्ड टू बी इंपॉर्टेंट एंड डिजायरेबल। ठीक है, तो जो हमारा स्टेटमेंट है वो हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट, जो जैव विविधता की डेफिनेशन बताता है। नेक्स्ट, इट एनकम्पासेस द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग स्पीसीज, क्लाइमेट, वेदर और नेचुरल रिसोर्सेज दैट अफेक्ट ह्यूमन सर्वाइवल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें सभी जीवित प्रजातियों की परस्पर क्रिया शामिल होती है, जलवायु, मौसम और प्राकृतिक संसाधन जो मानव अस्तित्व और आर्थिक गतिविधि को प्रभावित करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म माइक स्टैंड फॉर। तो मुख्यतः क्या है, इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स को मॉनिटर करना है। ठीक है, मॉनिटर ऑफ इलीगल किलिंग्स, मॉनिटर ऑफ इलीगल किलिंग्स ऑफ एलिफेंट्स की यहां पर बात की जाती है। तो जिसका आंसर हो जाएगा वही, ठीक है, ऑप्शन ए, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग्स ऑफ एलिफेंट। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर, हाथियों के अवैध हत्या की निगरानी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन दिस टेक्निक आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर 7 days एंड देन ट्रांसफर टू द मदर यूट्रस। इस तकनीक में निषेचन के बाद युग्मनज को 7 दिनों तक विकसित होने के दिया जाता है और फिर मां के गर्भाशय में हस्तांतरित कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो बिल्कुल ये जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। Baby born through this method is called the test tube baby because the development of the baby occurs in a test tube. इस विधि से पैदा हुए बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो इस विधि से पैदा हुए बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी ही कहा जाता है, क्योंकि ये कृत्रिम रूप से एक पर्टिकुलरली किसमें बनाया जाता है, एक पात्र में बनाया जाता है, एक ट्यूब में बनाया जाता है, क्योंकि बच्चे का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है। बच्चे का जो विकास है वो किसमें होता है, माता के गर्भ में ही होता है। ठीक है, मदर्स की यूट्रस में ही होता है, इसलिए नहीं बोला जाता है सिर्फ क्योंकि ये बाहर बना है। ठीक है, आर्टिफिशियल रूप से इसे क्या किया गया है, फर्टिलाइज किया गया, इसलिए इसे टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है। तो जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो हो जाएगा इनकरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो ऑप्शन ए, 1 ओनली इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, The first step of reproduction is called the fertilization. Consider the following statement regarding reproduction of organism. प्रजनन का पहला चरण निषेचन कहलाता है। जीवों के प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। The fusion of sperm and ovum is called fertilization. मुख्यतः जो हमारा फर्टिलाइजेशन हो क्या होता है, एक प्रकार से किसका फ्यूजन है, स्पर्म और ओवम का। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो जाएगा करेक्ट। फर्टिलाइजेशन ऑल ओविपोरस एनिमल्स ऑकर्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी। जो सभी अंडज जंतुओं के निषेचन है वो मादा शरीर के बाहर होते हैं। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो हो जाएगा इनकरेक्ट, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीवों के प्रजनन और विकास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। बडिंग, रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन अमीबा। अमीबा में मुख्यतः बडिंग के द्वारा नहीं होता है, मुख्यतः बाइनरी फिजन होता है। जो हमारा फर्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा इनकरेक्ट। नेक्स्ट, बाइनरी फिजन रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन हाइड्रा। जो बाइनरी विखंडन है वो कैसा होता है, हाइड्रा में प्रजनन प्रक्रिया, तो बाइनरी विखंडन नहीं होता है, यहाँ पर बडिंग होती है। ठीक है, तो जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो हो जाएगा इनकरेक्ट। थर्ड, मेटामॉर्फोसिस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस। मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, बड़े बदलावों के माध्यम से लार्वा में वयस्क का रूपांतरण होता है। जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो जाएगा करेक्ट। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लोनिंग। ये क्लोनिंग क्या है, एक प्रकार से कॉपी बनाना है। ठीक है, किसी भी जीव की कॉपी बनाना है, किसी भी जीन की कॉपी बनाना है, किसी भी कोशिका की कॉपी बनाना क्या कहलाता है, क्लोनिंग कहलाता है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियली डेवलपिंग अ टिश्यू और एनी अदर लिविंग पार्ट ऑफ एनिमल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, वही कॉपी बनाने की बात कर रहा है। तो यहाँ किसी जानवर होता है कि किसी अन्य जीव के कृत्रिम रूप से विकसित करने की प्रक्रिया है। अ शीप डॉली वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल क्लोन्ड एनिमल। मुख्यतः जो सबसे पहला क्या बनाया गया था, क्लोन एनिमल बनाया गया था, वो एक प्रकार की भेड़ थी जिसका नाम डॉली रखा गया था। जो हमारा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये लगभग 7 साल जी थी और उसके बाद लंग्स कैंसर से इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, थर्ड, डॉली वाज अ क्लोन ऑफ द फिन डॉर्सेट शीप। डॉली जो है वो फिन डॉर्सेट भेड़ का क्लोन था। जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल। सेल के बारे में, कोशिका के बारे में क्या है स्टेटमेंट दिया है। इट इज द स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई के रूप में इसे देखा जाता है, सबसे छोटी जीवित भाग के रूप में देखा जाता है। ठीक है, बिल्कुल राइट है। द फर्स्ट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। पहली कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक द्वारा की गई थी। तो नहीं, इसकी जो पहली खोज है वो रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। ठीक है, 1665 में। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो जाएगा इनकरेक्ट। उसके बाद हम क्या देखते हैं, द स्मॉलेस्ट सेल इज बैक्टीरिया एंड द लार्जेस्ट इज
ऑस्ट्रिच एग, तो बिल्कुल जो सबसे छोटी कोशिका है वो बैक्टीरिया की है और जो सबसे बड़ी है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। तो पहला और तीसरा, फर्स्ट और थर्ड सही हो जाएंगे, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 1 and 3 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अमीबा, पैरामीशियम, हेंस एग, व्हाइट ब्लड सेल्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अमीबा, पैरामीशियम, मुर्गी का अंडा या श्वेत रक्त कोशिकाएं। विच ऑफ द अबव आर एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर बॉडीज। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारा जो अमीबा होता है वो भी क्या होता है, सिंगल सेल्ड ही होता है, यूनिसेलुलर बॉडी होती है। पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर बॉडी होती है। मुर्गी का अंडा एक पर्टिकुलरली एक कोशिका ही होती है, और जो हमारी श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है वो भी एक एक कोशिकाएं होती है। तो मुख्यतः ये चारों ही जो है वो क्या है, यूनिसेलुलर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 and 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, The basic components of cell are cell membrane, cytoplasm, nucleus. Consider the following statement regarding these components of the cell. ठीक है, कोशिका के जो मूल घटक है वो क्या है, कोशिका झिल्ली है, कोशिका द्रव है और नाभिक है। कोशिका के इन घटकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम अनदर एंड फ्रॉम दी सराउंडिंग मीडियम। प्लाज्मा झिल्ली एक कोशिका को दूसरे से और आसपास के माध्यम से अलग करती है। ठीक, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, बिल्कुल ये अलग करती है। जो हमारा स्टेटमेंट है फर्स्ट वो करेक्ट हो जाएगा। साइटोप्लाज्म इज द जेली लाइक सब्सटेंस फाउंड बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली और नाभिक के बीच में पाया जाने वाला जेली जैसा पदार्थ होता है। जो कोशिका द्रव्य होता है वो क्या होता है, झिल्ली और नाभिक के बीच में क्या होता है, एक प्रकार का जेली वाला पदार्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट, क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, जो मुख्यतः गुणसूत्र है वो नाभिक में मौजूद होते हैं। ठीक है, क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे, तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 and 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में परमाणु जो झिल्ली होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही होगा। वायरस एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर द एग्जांपल ऑफ द सेम। वायरस और नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल इसके एग्जांपल है, लेकिन वायरस इसका एग्जांपल नहीं है। तो जो इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओनली 1 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, plant and animal cell are different from the one another. Consider the following statement regarding these difference. Animal cell in contrast to the plant cell have an additional boundary of cell. एनिमल सेल में जो है वो क्या पाई जाती है, प्लांट सेल से एक एडिशनल बाउंड्री पाई जाती है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्लांट सेल के पास एडिशनल बाउंड्री पाई जाती है सेल वॉल के रूप में। तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो हो जाएगा इनकरेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, प्लास्टिड्स आर फाउंड ओनली इन प्लांट्स। जो हमारे प्लास्टिड्स हैं, जो लवक है, वो सब किस में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। ठीक है, देयर आर मेनी स्मॉल वैक्यूल्स इन एनिमल सेल व्हेयरएज प्लांट सेल हैव वन इन द सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है, मुख्यतः जो एनिमल सेल होते हैं उसमें छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे स्मॉल रसधानियां पाई जाती हैं, जबकि प्लांट सेल में एक ही पाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा होता है और सेंटर में होता है। ठीक है, जो सेकंड और थर्ड है वो दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following cells acts as messengers? निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका संदेश वाहक के रूप में कार्य करती है? स्फेरिकल आरबीसीज, लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल्स, स्पिंडल शेप्ड मसल सेल्स या ऑल ऑफ दी। मुख्यतः जो हमारे सिग्नल्स को या संकेतों को भेजने का कार्य कौन किया जाता है, तंत्रिका कोशिका द्वारा किया जाता है, हमारी नर्व सेल्स द्वारा किया जाता है। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्स हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेम। हमारे सेक्स हार्मोन्स हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। इन संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन है, ये मानव शरीर में द्वितीयक यौन लक्षणों के लिए जिम्मेदार है। जो मुख्यतः हमारे ये एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन है वो क्या है, एक प्रकार के सेक्स हार्मोन है, और दे आर रिस्पांसिबल फॉर दी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन दी ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। एस्ट्रोजन इज द मेल हार्मोन व्हाइल द टेस्टोस्टेरोन इज द फीमेल हार्मोन। मुख्यतः जो हमारा एस्ट्रोजन है वो क्या है, फीमेल हार्मोन है, जबकि टेस्टोस्टेरोन क्या है, वो हमारा मेल हार्मोन है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो है जाएगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उल्टा दिया हुआ है। द सेक्रेशन ऑफ दीज हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय द सेपरेट हार्मोन सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी। जो मुख्यतः ये जो हार्मोन हमारे निकल रहे हैं वो पिट्यूटरी द्वारा स्रावित एक अलग हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो हो जाएगा सही। तो इसका जो ऑप्शन है वो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट है वो सही हो जाएंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच दी आइटम्स। ठीक है, मैच करना है, देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा पहला दिया हुआ है थायराइड। थायराइड से मुख्यतः क्या निकलता है हमारा, यहाँ पर हम 1 2 3 4 कर लेते हैं। थायराइड से मुख्यतः थायरॉक्सिन निकलता है, तो ये हमारा जो हो जाएगा उसका आंसर जो होगा कॉलम 2 में 2 होगा। उसके अलावा हम बात करें अग्नाशय, अग्नाशय से मुख्यतः क्या निकलता है, जो हमारी पेंक्रियाज है उससे इंसुलिन निकलता है। हमारा जो बी है, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा
थर्ड हो जाएगा थायराइड, थायरॉक्सिन, पैंक्रियाज, इंसुलिन, उसके बाद एड्रिनल, एड्रेनलिन और पिट्यूटरी से हो जाएगा क्या, ग्रोथ हार्मोन। तो मुख्यतः जो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 एंड 1, 2, 3, 4 एंड 1। ठीक, तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, मानव शरीर के संदर्भ में कुछ जानकारियां दी हुई है। मिल्क इज अ कंप्लीट मील इन इटसेल्फ। ठीक है, जो मिल्क है वो क्या है, एक प्रकार से पूरा मील है, एक संपूर्ण भोजन के रूप में देखा जाता है। उसके अलावा हम बात करें तो नेक्स्ट दिया हुआ आयरन रिच मील हेल्प्स इन अ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड। आयरन से भरपूर भोजन रक्त के उत्पादन में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट वसा शरीर के विकास और प्रोटीन ऊर्जा के लिए भी आवश्यक होती है। फैट इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड आल्सो फॉर प्रोटीन एनर्जी। तो फैट नहीं होता, उसके लिए अलग से प्रोटीन या अमीनो एसिड्स होते हैं। तो जो वसा है वो मुख्यतः तापमान नियंत्रण का कार्य भी करता है। ठीक है, और बॉडी का हमारी हड्डियों को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट है वो जाएगा इनकरेक्ट, फर्स्ट और सेकंड आर करेक्ट, तो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फोर्सेस गिवन बिलो विच ऑफ द एग्जांपल आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें से कौन से गैर संपर्क वाले बल है जिनमें किसी प्रकार से संपर्क नहीं होता। घर्षण बल जो है वो क्या है, एक प्रकार का संपर्क बल ही है। मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल जो है उसमें किसी प्रकार से संपर्क में नहीं आना पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या है, एक प्रकार से गैर संपर्क बल ही है। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या है, एक प्रकार से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, गैर संपर्क बल है। जबकि मस्कुलर फोर्स, मांसपेशियों का उपयोग करके क्या करना, फोर्स लगाना, तो ये हमारा क्या है, संपर्क बल है। तो 2, 3 और 4, 2, 3, 4 क्या है, एक प्रकार के हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो ऑप्शन बी, ठीक है, ओनली 2, 3 एंड 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में क्या दिया हुआ, ग्रेविटेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ओनली ऑन द अर्थ। ठीक है, तो पृथ्वी का गुण नहीं है केवल। ठीक है, ब्रह्मांड में अलग अलग जो हमारे खगोलीय पिंड है, सेलेस्टियल बॉडीज है, सभी का एक गुण होता है। ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स अप्लाई ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ईच अदर। बिल्कुल, ब्रह्मांड की जो सभी वस्तुएं वो एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। थर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर इन रिवर्स टू फ्लो डाउन स्ट्रीम। जो गुरुत्वाकर्षण बल ही है उसके कारण नदियों का पानी नीचे की ओर बहता है। ठीक है, तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो भी सही हो जाएगा। 2 और 3 दोनों ही सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओनली 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विंड मूव्स फ्रॉम लो प्रेशर एरिया टू हाई प्रेशर एरिया। हवा कम दबाव वाले क्षेत्रों से उच्च दबाव वाले क्षेत्रों में जाता है। तो नहीं, बिल्कुल यहाँ पर क्या होता है, उच्च दबाव वाले क्षेत्रों से कम दबाव वाले क्षेत्रों में जाता है। तो हमारा पहला जो स्टेटमेंट है वो हो जाएगा इनकरेक्ट। जो हमारा नेक्स्ट दिया हुआ है, ड्यू टू ग्रेविटी विद द एयर एट द सरफेस इज डेंसर एंड हेंस द हैज हायर प्रेशर। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो सतह पर जो हवा होती है वो सघन होती है, इसलिए इसका दबाव अधिक होता है। जो नीचे की ओर हवा होती है उसका दबाव अधिक होता है, वो बहुत ज्यादा डेंसर होती है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2, ओनली 2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is measured in Pascal? तो पास्कल से हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी कि पास्कल से मुख्यतः क्या मापा जाता है, दाब मापा जाता है, प्रेशर मापा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेशर। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, The number of chromosome are present in human cell. ह्यूमन मानव जी कोशिकाएं, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मुख्यतः 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर, 23 पेयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यूबर्टी एज इन मेल, पुरुषों में यौवन की आयु कितनी होती है। पुरुषों में मुख्यतः 12 साल की उम्र स्टार्ट होती है और 16 तक लगभग 16 से 18 तक कंप्लीट हो जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 to 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स इज डिफाइंड एज, बल को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। तो मुख्यतः एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो अ पुश और पुल इज दी फोर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या है, एक प्रकार से ऑप्शन ए, अ पुश और पुल। ठीक है, धक्का देना या खिंचाव करना है, क्या है, एक प्रकार से बल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्रिक्शन। घर्षण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हीट इज जनरेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन, घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो मुख्यतः जो हमारा घर्षण होता है, हम कई बार जब ठंड में हाथ रगड़ते हैं तो उसकी क्या हीट उत्पन्न होती है, तो फ्रिक्शन के कारण ही होता है, तो हीट जनरेट होती है। कबड्डी प्लेयर्स रब डस्ट ऑन देयर हैंड्स सो दैट फ्रिक्शन इज इंक्रीज व्हेन दे ट्राई टू ग्रैब थर्मो देयर अपोनेंट्स। ठीक है, मुख्यतः कबड्डी खिलाड़ी अपने हाथों पर धूल रगड़ते हैं, जिससे जब वे अपने विरोधियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो घर्षण बढ़ जाता है। जो हमारा स्टेटमेंट ये भी हो जाएगा सही। ठीक है, मुख्यतः इसीलिए क्या लगाई जाती है, हाथ में मिट्टी। फ्रिक्शन इज अप्लाइड बाय द फ्लूइड्स इज कॉल्ड ड्रैग, तरल पदार्थों द्वारा जो लगाया गया घर्षण है उसे ड्रैग कहा जाता है। जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो भी सही हो जाएगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, जो हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। तो चारों स्टेटमेंट सही है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू साउंड। ठीक है, ध्वनि के संबंध में देखते हैं। इट कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेज एंड वैक्यूम। ठीक है, तो मुख्यतः सॉलिड, ठोस, तरल और गैस से तो चल सकती है, लेकिन निर्वात से नहीं चल सकती। जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो हो जाएगा इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल। जो ध्वनि की तीव्रता है उसे डेसिबल में मापा जाता है। जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। फॉर द ह्यूमन ईयर द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी इज रफली फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। जो हर्ट्ज मोनोकॉन के लिए क्या है, श्रव्य जो आवृत्तियां जिसे वो सुन सकता है वो क्या है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक ही होती है। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पिच ऑफ साउंड। पिच के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, ध्वनि की पिच क्या होती है? इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। मुख्यतः ये किस पर डिपेंड होती है? आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो जो हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट। बर्ड प्रोड्यूस हाई पिच साउंड व्हाइल द रोर ऑफ अ लायन इज अ लो पिच। क्योंकि हाई पिच बर्ड्स की होती है इसलिए बहुत ज्यादा तीखी लगती है। ठीक है, जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है, पक्षी क्या करती है? उच्च पिच वाली ध्वनि का उपयोग करते हैं, जबकि जो शेर होता है उसकी दहाड़ में कम पिच होती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा दूर तक क्या नहीं जा नहीं पाता है। ठीक है, जनरली ठीक है, फीमेल्स हैव अ हायर पिच्ड वॉइस देन मेल्स। जो आमतौर पर मादाओं की जो आवाज होती है वो कैसी होती है? अधिक उच्च होती है। इसलिए क्या जो मुख्यतः फीमेल्स है उनकी जो आवाज है वो आपको तीखी लगती है। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 and 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कथन और कारण दिए हुए हैं। यूटेंसिल यूज्ड टू स्टोर फूड हैव अ लेयर ऑफ टिन इलेक्ट्रोप्लेटेड ओवर आयरन। क्योंकि आयरन में जंग लग जाती है मुख्यतः, इसलिए क्या होते हैं यूटेंसिल्स में क्या लगाए जाते हैं? एक थिन लेयर लगाई जाती है। किसकी? टिन की। ठीक है, टिन इज अ लेस रिएक्टिव देन आयरन। तो जो टिन है वो लेस रिएक्टिव होता है। तो हमारा जो स्टेटमेंट है दोनों ही सही है, क्योंकि टिन इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है, उसमें जल्दी जंग नहीं लगेगी। तो असोसिएशन भी सही है, रीजन भी सही है और ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Iron used to strengthen the bridges and automated vehicles has a tendency to be easily corroded and rusting. पुलों और स्वचालित वाहनों को मजबूत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले जो लोहे में आसानी से संक्षारण और जंग लगने की प्रवृत्ति होती है। बिल्कुल ये जो हमारा अभिकथन है वो सही है। ठीक है, मुख्यतः इसमें जंग लगने की संभावनाएं होती है। टू प्रिवेंट द कोरोजन एंड रस्टिंग अ लेयर ऑफ जिंक इज इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन आयरन। ठीक है, संक्षारण और जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ता की एक परत प्लेट के रूप में चढ़ाई जाती है। तो बिल्कुल ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये क्या है, जो हमारा कथन है उसका सही कारण नहीं है। ठीक है, मुख्यतः ये नहीं बता रहा है कि जंग क्यों लगती है, तो ये कारण जो है वो बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही तो है, लेकिन बिल्कुल सही स्पष्टीकरण नहीं देता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is or are correct definition of types of friction? जो हमारा फ्रिक्शन है उसके बारे में डेफिनेशन पूछी गई है। जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो देखते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है? शुष्क घर्षण संपर्क में दो ठोस सतहों के सापेक्ष पार्श्व गति का प्रतिरोध करता है। जो ड्राई फ्रिक्शन होता है वो रेजिस्ट करता है क्या? रिलेटिव lateral motion of two solid surface, ये सही हो जाएगा। Flood friction is describe the friction between layers of viscous fluid that are moving relative to each other। मुख्यतः जो हमारा विस्कोसिटी को दर्शाने के लिए वही किनके परतों के बीच में, इनकी लेयर के बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो भी सही हो जाएगा। Lubricated friction is a case of flood friction where the lubricant fluid separates two solid surfaces। यहाँ पर स्नेहक जो है वो घर्षण द्रव घर्षण का एक मामला है, जहाँ एक स्नेहक तरल पदार्थ को दो ठोस सतहों के अलग करता है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? वो सही हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव इज दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following are not application of अल्ट्रासोनिक वेव? अल्ट्रासोनिक के अनुप्रयोगों में से कौन से ये नहीं है? ठीक है, पहला फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ सी, सोनार यूज किया जाता है। क्या? डेप्थ ऑफ सी को मापने के लिए, डेप्थ कितना नीचा है कितना गहरा उसको मापने के लिए सोनार का उपयोग अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज किया जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, इन स्टरलाइजिंग ऑफ लिक्विड, किसी तरल पदार्थ में जीवाणु रहित करने के लिए। हमारे पहला और दूसरा दोनों सही है। अल्ट्रासोनोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो थर्ड भी सही है। इन स्टरलाइजिंग अ नीडल, सुई को जीवाणु रहित करने के लिए। तो मुख्यतः सुई में यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि ध्वनि इसके आर पार चली जाएगी, तो स्टरलाइजिंग नहीं की जा सकेगी, जीवाणु रहित नहीं किया जा सकेगा। तो तीन स्टेटमेंट सही है, जबकि फोर्थ गलत है। तो मुख्यतः जो इसका आंसर हो जाएगा ठीक है, इसमें पूछा गया किसका अनुप्रयोग नहीं है, क्योंकि इनकरेक्ट ये है, अनुप्रयोग नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा केवल 4, ओनली 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What will be the effect of temperature on speed of sound? ध्वनि की गति पर तापमान का क्या प्रभाव होगा? माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति कम हो जाती है। मुख्यतः ये माध्यम में अगर तापमान में वृद्धि की जाती है तो ये ध्वनि बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा इनकरेक्ट। माध्यम के तापमान में कमी के साथ ध्वनि की गति कम हो जाती है। माध्यम के तापमान में कमी के साथ ध्वनि की गति बढ़ जाती है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति बढ़ जाती है। जो हमारा ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा कि जो माध्यम का तापमान है वो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अ पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग टुवर्ड्स अ पर्सन, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस विल बी। ठीक है, एक धनात्मक आवेश एक व्यक्ति की ओर बढ़ रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की, तो इसमें मुख्यतः जो हमारा रूल लगेगा वो राइट हैंड रूल लगता है। तो मुख्यतः जो पार्टिकल है वो बढ़ रहा है, पार्टिकल अगर बढ़ रहा है तो जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसकी लाइन कैसी होगी, तो किस प्रकार से आगे की ओर बढ़ रहा है और ये लाइन होगी। तो ये आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो मुख्यतः कैसा होता है हमारा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, वामावर्त दिशा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the unit of loudness? ध्वनि की इकाई क्या है? बेल, फॉन, डेसिबल। तो मेनली बेल और डेसिबल दोनों ही होती है और उसके अलावा एक फॉन भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रोक्सी ऑल ऑफ दी अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following statement is not correct? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, चलिए देखते हैं कौन से सही नहीं है। लाइट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो आकर्षित नहीं करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, रिपल करते हैं। तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लाइटनिंग। ठीक है, बिजली के संबंध में, ठीक है, जो बिजली गिरती है उसके संबंध में अपन क्या देख रहे हैं स्टेटमेंट, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एंड द नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड एट द लोअर सरफेस ऑफ द क्लाउड्स कंबाइनिंग टू जनरेट लाइट एंड साउंड ऑफ लाइटनिंग। पृथ्वी की सतह से पास जमा धनात्मक आवेश और बादलों की निचली सतह पर जमा ऋणात्मक आवेश मिलकर बिजली की रोशनी और ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। जो हमारा स्टेटमेंट है वो जाएगा करेक्ट। द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ लाइटनिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। दी कैन occur between two or more clouds or between the clouds and earth। जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो भी सही होता है कि जो बिजली उत्पन्न करने की प्रक्रिया उसमें विद्युत निर्वहन कहा जाता है, या दो या अधिक बादलों के बीच या बादलों के पृथ्वी के बीच हो सकता है। टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग्स फ्रॉम लाइटनिंग एंड ऑब्जेक्ट कॉल्ड लाइटनिंग कंडक्टर इज यूज। मुख्यतः जो हमारी इमारतें हैं उससे बचाने के लिए क्या यूज किया जाता है, एक प्रकार के लाइटनिंग तड़ित चालक का उपयोग किया जाता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारे सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, The earth is divided into many layers. Which of the following layer is responsible for tremors? पृथ्वी कई परतों में विभाजित है, निम्नलिखित में से कौन सी परत कंपन के लिए जिम्मेदार है? तो मुख्यतः जो हमारी ऊपरी परत होती है वो इसके लिए जिम्मेदार होती है, और ऊपरी परत हमारी क्या कहलाती है, क्रस्ट कहलाती है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अर्थक्वेक्स। ठीक है, भूकंप के बारे में। Earthquakes are caused by the movement of plates. The boundaries of the plates are the weak zones where the earthquakes are more likely to occur. The weak zones are also known as seismic और फॉल्ट जोन। भूकंप प्लेटों की गति के कारण आते हैं और प्लेटों की सीमाएं कमजोर क्षेत्र है जहां भूकंप आने की अधिक संभावनाएं होती है। कमजोर क्षेत्रों को भूकंपीय या दोष क्षेत्र भी कहा जाता है। तो मुख्यतः ये जो हमारा स्टेटमेंट है सही है कि यहाँ पर मुख्यतः जो हमारे वीक जोन्स है वो कहां पर होते हैं, इनकी बाउंड्रीज पर होते हैं, और इन वीक जोन्स को क्या बोला जाता है, सिस्मिक और फॉल्ट जोन बोला जाता है, जहां पर ये टूटे होते हैं। इन इंडिया द एरियाज मोस्ट थ्रेटेंड आर कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस, द होल of north east run of Kutch, Rajasthan and the Indo-Gangetic plain. Some of the areas of South India also fall in the danger zone। तो मुख्यतः भारत में सबसे अधिक जो खतरे वाले क्षेत्र हैं वो कौन से हैं, कश्मीर है, पश्चिम है, मध्य हिमालय है, ठीक है, संपूर्ण उत्तर पूर्व है, कच्छ का रण है, राजस्थान है, सिंधु गंगा का मैदान है। ठीक, तो ये चारों ही ये जो हमारा, और दक्षिण भारत में भी कुछ खतरे वाले क्षेत्र है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है वो सही हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेजरमेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ। भूकंप की तीव्रता के मापन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन अ स्केल कॉल्ड रिक्टर स्केल। भूकंप की शक्ति रिक्टर पैमाने पर परिणाम के रूप में व्यक्त की जाती है। ठीक है, रिक्टर पैमाना एक रेखीय पैमाना है, तो ये रेखीय पैमाना नहीं है, लीनियर स्केल ये नहीं मानी जाती है। ठीक है, मुख्यतः ये रेखीय पैमाना नहीं है। एन इंक्रीज ऑफ, तो जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो जाएगा इनकरेक्ट। एन इंक्रीज ऑफ 2 इन मैग्नीट्यूड मींस 1000 टाइम्स मोर डिस्क्रिप्टिव एनर्जी। जो मुख्यतः परिणाम है 2 की वृद्धि का अर्थ होता है 1000 गुना अधिक विनाशकारी ऊर्जा को उत्पन्न करना। जो पहले और तीसरे हैं वो स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट को बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इमिशन ऑफ लाइट बाय ऑब्जेक्ट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वस्तुओं द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वस्तुओं द्वारा प्रकाश का परावर्तन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश का फैलाव। विच ऑफ द अबव आर रिलेटेड टू द फेनोमेना ऑफ सीइंग ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु को देखने के लिए इसमें से कौन कौन से हमारे फेनोमेना हैं, जो घटनाएं हैं वो संबंधित हैं
तो हमने देखा क्या, पहला दिया हुआ इमिशन ऑफ वस्तुओं के द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन, जो मुख्यतः प्रकाश का उत्सर्जन किया जाएगा उसके आधार पर हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। दूसरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय ऑब्जेक्ट, वस्तुओं द्वारा प्रकाश का परावर्तन के द्वारा हम इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तीसरा दिया हुआ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश का फैलाव, अगर प्रकाश का फैलाव होगा तो हमें वस्तु नहीं दिखाई देगी, अगर हमें उसका जो रिफ्लेक्शन है उसकी जो लाइट हम तक नहीं आएगी। तो हमारा थर्ड है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएंगे 1 and 2, ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following parts of the eye is responsible for its characteristic color? आंख का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उसके विशिष्ट रंग के रूप में जाना जाता है? तो हम जानते हैं कि जो हमारा आइरिस है उसका जो रंग होता है वो डिसाइड करता है आंख के रंग को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेटिना। रेटिना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रेटिना में कई तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। रेटिना कंटेन्स सेवरल नर्व सेल्स। ब्लाइंड स्पॉट ऑप्टिकल तंत्रिका और रेटिना के जंक्शन पर मौजूद होता है। रेटिना जो है, ठीक है, तो ब्लाइंड स्पॉट कहां पाया जाता है? ऑप्टिकल जो हमारी तंत्रिका तंत्र है और रेटिना के जंक्शन पर मौजूद होता है। जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो भी सही है। रेटिना कंटेन्स सेवरल नर्व सेल्स, वो भी सही है। छवि की छाप रेटिना से तुरंत गायब नहीं होती है। ठीक है, बिल्कुल एक पर्टिकुलर टाइम तक रहती है, 1/10 सेकंड तक एटलीस्ट रहती है। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो भी सही हो जाएगा। तीनों ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is the Braille system associated with? Braille प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मुख्यतः एक इसके लिए है जो हमारे विजुअली चैलेंज पीपल हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता, उनके लिए जरूरी है। तो दृष्टिबाधित लोग हैं, जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, दृष्टिबाधित लोग में आती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विजुअली चैलेंज पीपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Animals have eyes shaped in a different ways and have various specialties. Consider the following statement regarding these specialties. Eyes of a crab are quite small, but they enable the crab to look all around him. केकड़े की जो आंखें होती हैं काफी छोटी होती हैं, लेकिन वे केकड़े को अपने चारों ओर देखने में सक्षम बनाती हैं। जो हमारा स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा कि जो केकड़े की आंखें बहुत छोटी होती है लेकिन वो चारों तरफ देख सकते हैं। बटरफ्लाई हैज लार्ज आईज that seems to be made up of thousands of little eyes. जो तितली की आंखें होती है वो बड़ी होती है, जो कि हजारों छोटी आंखों से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट हो जाएगा। The owl has a large cornea and a large pupil to allow more light in its eyes. उल्लू की आंख में ज्यादा रोशनी आने के लिए बड़ा कॉर्निया और बड़ी पुतली होती है, बड़ा कॉर्निया और बड़ी पुतली होती है, इससे लाइट बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो सकती है, इसलिए वो रात में भी देख सकते हैं। तो जो हमारे तीनों स्टेटमेंट है वो सही हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डी 1, 2 and 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मून। चंद्रमा के बारे में, ठीक है, कुछ स्टेटमेंट है, कथन है। द मून कंप्लीट्स 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एज इट्स कंप्लीट्स 1 रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। चंद्रमा अपनी धुरी पर एक चक्कर मुख्यतः लगाता है। ठीक है, जितना टाइम लेता है वो चक्कर लगाने, उतने टाइम में वो पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है। द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल इज नोन एज द फुल मून डे। द टाइम पीरियड इज बिटवीन 2 consecutive full moons is a little less than 29 days। जिस दिन चंद्रमा की पूरी डिस्क दिखाई देती है उसे पूर्णिमा दिवस के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल, 2 लगातार पूर्णिमाओं के बीच में समय अवधि 29 दिनों से थोड़ी कम होती है, थोड़ी कम नहीं होती है, ज्यादा होती है, लगभग हम देखते हैं 29.5। तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हो जाएगा इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, नील आर्मस्ट्रांग लैंडेड ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम फॉलोड बाय एडविन एड्रिन। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग पहली बार चंद्रमा पर उतरे थे, उसके बाद एडविन एड्रिन, जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे जो स्टेटमेंट है फर्स्ट और थर्ड आर दी करेक्ट, ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्टार्स। तारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। The stars rise from the east of our sunset। तारे सूर्यास्त के बाद पूर्व से उगते हैं और सूर्योदय से ठीक पहले पश्चिम में अस्त हो जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि तारे उगते नहीं है। मुख्यतः सन के कारण वो दूसरे तारे हमें दिखाई नहीं देते। The distance between stars is expressed in the light years। जो तारों के बीच की दूरी है उसे प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो हो जाएगा करेक्ट। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, The stars forming a ground that has a recognizable shape is called a constellation। एक समूह बनाने वाले तारों को जिनका एक पहचानने योग्य आकार होता है नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो मुख्यतः सबसे प्रसिद्ध नक्षत्र जो है हमारा वो कौन सा है? उर्सा मेजर है, जिसे कई बार सप्तऋषि के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो हो जाएगा सही। ओरियन इज आल्सो कॉल्ड द हंटर। जो ओरियन एक प्रकार का हमारा नक्षत्र है उसे हंटर भी कहा जाता है, ये भी हमारा सेकंड स्टेटमेंट सही है।
कैसियोपिया लुक्स लाइक अ डिस्टॉर्टेड W और M। कैसियोपिया जो हमारा विकृत W और कुछ इस प्रकार से ये थोड़ा सा ऐसा ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, W और M के रूप में कई बार वो बनते हैं, ठीक है, एक प्रकार से डिस्टॉर्टेड होते हैं, कई बार वो थोड़े से उल्टे या टेढ़े दिखाई देते हैं। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो भी सही हो जाएगा, जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। मैच ऑफ द फॉलोइंग है मरकरी, वीनस, उसके बाद जुपिटर और यूरेनस, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं बुध, शुक्र, बृहस्पति और यूरेनस। तो बुध क्या है, बुध मुख्यतः हम किस रूप में देखते हैं, ये सबसे सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, ठीक है। शुक्र क्या है, शुक्र एक प्रकार से सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक। नेक्स्ट जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और यूरेनस क्या है, जो सबसे ज्यादा झुकाव में है। तो सीधे सीधे इसके बन रहे हैं, ए का अगर हम देखें तो 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो 1, 2, 3, 4 इज द राइट आंसर, जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पृथ्वी क्या है, नीला ग्रह, पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है, ठीक है। मंगल लाल ग्रह और शनि पीला ग्रह है, सही ढंग से जो सुमेलित है, तो तीनों ही क्या है स्टेटमेंट सही है, 1, 2, 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड मेट्योर्स। क्षुद्रग्रहों, धूमकेतुओं और उल्काओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एस्ट्रॉइड्स आर प्रेजेंट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में मौजूद है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि एक लेयर बनी हुई है एस्ट्रॉइड्स की, जो कि कहां पर पाई जाती है, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। कॉमेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, धूमकेतु जो है सूर्य के चारों ओर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, जो हमारा सेकंड है वो भी सही हो जाएगा। थर्ड, मेटियोर्स आर कॉल्ड शूटिंग स्टार, जो उल्काओं होते हैं वो शूटिंग स्टार कहे जाते हैं, क्योंकि हमें ये बिल्कुल शूटिंग स्टार के रूप में दिखाई देते हैं। जब हमें ऐसा लगता है कि तारा गिर रहा है तो एक विश मांग ले, ठीक है, जो हमारे शूटिंग स्टार्स ही होते हैं, मेटियोर्स उल्काएं ही होती है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच दी फॉलोइंग, यहां पर भी हम देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉक्स, सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, रक्त में ऑक्सीजन की वहन क्षमता में कमी लाता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या हमारे ऑक्सीजन को अंदर जाने से हीमोग्लोबिन के साथ ये ज्यादा अटैच हो जाता है और ऑक्सीजन को अंदर जाने नहीं देता है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की बात करें, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या है, ओजोन परत की मुख्यतः क्या करती है, ए का जो हमारा वो फर्स्ट हो जाएगा, जो हमारा बी है वो ओजोन परत के क्षरण के लिए हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार है, तो बी का हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन और कोहरे के ऑक्साइड, जो नाइट्रोजन और कोहरे के ऑक्साइड होते हैं उसके कारण स्मॉग होता है और डी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी का हो जाएगा 2। और सल्फ्यूरिक और जो नाइट्रिक एसिड है वो किसके लिए जिम्मेदार है, अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है, एसिड रेन के लिए जिम्मेदार है, तो डी का हो जाएगा 3। तो 1, 4, 2, 3 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर। निम्नलिखित गैसों पर विचार करें। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प, ये चारों ही किसके लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो चारों ही ग्रीन हाउस गैस के रूप में जानी जाती हैं, तो ऑप्शन डी जो है 1, 2, 3 एंड 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द केमिकल प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। पीने के पानी को शुद्धिकरण की रासायनिक प्रक्रिया को क्लोरीनीकरण कहा जाता है। तो मुख्यतः इसे क्या बोला जाएगा, जो पीने का पानी का शुद्धिकरण किया जाता है, उसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है, उसे क्लोरीनेशन कहा जाता है। टू प्रोटेक्ट द गंगास फ्रॉम पॉल्यूशन, गंगा एक्शन प्लान वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1985। हाँ, 1985 में गंगा एक्शन प्लान चलाया गया था, क्या करने के लिए, गंगा के पानी को पॉल्यूशन से बचाने के लिए, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाटर पॉल्यूशन। जल प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पेस्टिसाइड्स एंड वीडीसाइड्स यूज्ड टू प्रोटेक्ट द क्रॉप पॉल्यूट द ग्राउंड वाटर। फसल की जो सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कीटनाशक और खरपतवार नाशक हैं, भूजल स्तर को कमी लाते हैं, भूजल स्तर में क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। जो हमारे स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स आर आल्सो वाटर पोल्यूटेंट्स। जो कारखानों और बिजली से संयंत्र से निकलने वाला गर्म पानी है वो भी जल प्रदूषक है, जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। प्रदूषण को लेकर तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोथ 1 एंड 2। इसी के साथ हमारे 100 क्वेश्चन खत्म होते हैं, ठीक है। अगली बार फिर मिलते हैं नए डे के साथ, नए कुछ टॉपिक के साथ, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।